गई हैं। विनेश फोगाट का मेडल पक्का है और ये बात तय है कि ये रंग ब्रॉन्ज नहीं होगा, इस बार कांसे का नहीं होगा, इस बार ये सुनहरा या चमकीला हो सकता है, यानी गोल्ड या सिल्वर। एक मेडल इसमें से होगा। विनेश ने 5-0 से मैच जीता और अपोनेंट को एक तरफा मुकाबले में धराशायी कर दिया, जो शायद अपोनेंट ने भी सोचा नहीं होगा और उम्मीद लगाई होगी कि काउंटर अटैक्स में वो कुछ पॉइंट तो अपने हिस्से में ज़रूर कर लेंगी। ये बड़ी खबर रेसलिंग में भारत की ओलंपिक में एक छाप की एक कहानी कहती है। विनेश फोगाट ने 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में अपना डेब्यू किया, लेकिन तब पहले ही मैच में चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में उन्हें सेमीफाइनल से पहले ही शिकस्त मिली। अब पेरिस में कमाल करते हुए ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। दिग्गज भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में जगह बनाई और 50 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपना दावा ठोक दिया और इसके साथ ही एक मेडल तो पक्का किया ही। इसी तरह विनेश ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान बनी है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमन लोपेस को 5-0 से हराया। इस बाउट का पहला हिस्सा काफ़ी फंसा हुआ रहा, जिसमें कोई भी पूरी तरीके से हावी नहीं दिखा। हालांकि इस दौरान विनेश 1-0 की लीड हासिल कर चुकी थी। फिर दूसरे हिस्से की शुरुआत में विनेश ने लगातार 2-2 पॉइंट के बटोरे और आखिर में 5-0 की बढ़त हासिल कर ली। क्यूबा की रेसलर वापसी नहीं कर पाई और विनेश ने बाउट अपने नाम कर ली। मनोज जोशी जी लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2 महिलाएं, 2 लड़कियां भारत की तरफ से इस ओलंपिक में गईं और एक ने पहली बार 2 मेडल जीतने का कारनामा कर दिया और दूसरे ने पहली बार रेसलिंग में किसी महिला के फाइनल में पहुंचने की बात यहां पर स्थापित तौर पर सामने रख दी। अब आगे आने वाला फाइनल क्या सुनहरी चमक लाएगा या फिर सिल्वर लाइनिंग दिखाएगा? और अगर सुनहरी चमक है तो ओपोनेंट कौन है और विनेश कितना उस पर भारी पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अभी तक हम पुराने इतिहास की बातें करते हैं। जापान को जिस तरीके से हराया ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन को, वो बात समझ में आती है कि बहुत बड़ा उलटफेर था, सनसनीखेज जीत थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ओक्साना को पराजित किया, वो भी बहुत बड़ी जीत थी। और वो खिलाड़ी जो है जिस तरीके से वो खेली, वो अपने आप में उनके खिलाफ बहुत ही अच्छी रणनीति से वो खेली। यूक्रेन की खिलाड़ी थी वो, और उसके बाद उन्होंने क्यूबा की खिलाड़ी को भी 5-0 से पराजित किया। 3 मुकाबले बड़े अच्छे लहजे में, बहुत मैं कहूँगा अपनी जो शैली होती है, जो आपकी पेटेंट स्टाइल्स होता है, उससे अलग हटकर उन्होंने खेले हैं। आप अटैकिंग रेसलर हैं, लेकिन आप डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं। आपको पता है कि अपोनेंट किस तरह की टेक्निक लगाता है, आपने उसकी शैली के हिसाब से उसको जवाब दिया, काउंटर अटैक किए। और जो आखिरी मुकाबला था जिसका क्यूबा का आपने जिक्र किया, उसमें उन्होंने जिस तरीके से लेग अटैक किए, पहले सिंगल लेग अटैक से आक्रमण किया, फिर साइड से उन्होंने अटैक किए, फिर उन्होंने उसके बाद डबल लेग अटैक किए, वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। रही बात जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि अब क्या, जी हां, क्या गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा? क्योंकि अब उनके सामने अमेरिका की सारा एक ऐसी रेसलर है जो 7 बार की जो है पैन अमेरिकन चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अगर आप रिकॉर्डों में जाएंगे तो विनेश का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है, क्योंकि उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम है और ये इकलौती भारतीय हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली वो अकेली भारतीय महिला हैं। एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली वो अकेली भारतीय महिला हैं। 3 ओलंपिक खेलने वाली वो अकेली भारतीय महिला हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो टक्कर है वो कांटे की होगी, लेकिन 3-3 ओलंपिक खेलने के बाद, तीसरा ओलंपिक खेलने के साथ उनमें एक मैच्योरिटी आई है, बहुत परिपक्वता आई है। अपोनेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती हैं, वही स्ट्रेटजी बनाती हैं। उससे पहले की जो कोच की जो बताई हुई स्ट्रेटजी कोई कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि मौके पर आप चौका लगाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और मुझे लगता है सारा को, एक मैं आपको और बता दूं कि अभी इसी साल वो एक मौके पर हरा भी चुकी हैं, तो ये एक और बड़ा पहलू है। और इसके अलावा स्पेनिश ग्रांप्री में उन्होंने जो है उनकी जो क्यूबा वाली जो रेसलर थी उसको भी उन्होंने हराया था, लिवाच को। तो मैं यही कहूंगा कि अब यहाँ से विनेश फोगाट, उनसे आप स्वर्ण पदक की आप उम्मीद कीजिए। दोनों के बीच में एक तरह से जो मुकाबला होगा वो किसी मल्ल युद्ध से कम होने वाला नहीं है।
अगर सारा को वो एक बार हरा चुकी हैं तो एक तरफा ना होते हुए अपने सवाल में क्या मैं आपके सामने ये रख सकता हूं कि सारा भी बदला लेने के लिए बेताब होंगी, और दूसरा अगर सारा को हरा चुकी हैं तो विनेश के मन में भी ये होगा एक बार तो हरा चुके हैं, कारनामा दूसरी बार भी हो सकता है, यानी बाउट मजेदार होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शेर खतरनाक होता है और जो जब घायल होता है खुद घायल शेर होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा ही जर्मनी के साथ भी हुआ था हॉकी में, आपको याद होगा हमने उनको जर्मनी को हराया था पिछली बार, हाँ। तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए, लेकिन वो जख्म जो है उनके अभी तक भरे नहीं थे और वो उन्होंने वो उबाल 54वें मिनट में निकाला। मुझे लगता है कि विनेश के खिलाफ इस तरह की स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विनेश स्ट्रेटजी के हिसाब से मतलब अपनी अपोनेंट की जो शैली है खेलने की, अपोनेंट को थकाकर अंक बटोरने में यकीन करती हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेमिना जिसके पास ज्यादा होगा, स्टेमिना उसकी जीत होगी, उसको जीत में मदद मिलेगी। और ये अपने परंपरागत तकनीकों पर नहीं जा रही, ये अपनी शैली के खेलने की जो शैली है उसके विपरीत लड़ रही हैं। उसी तरह से उन्होंने जापान की ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने 82 मुकाबले जीते थे, 82 मुकाबलों में एक भी अंक नहीं गंवाया था, पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन बनी थी वहां भी उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया था। सुसाकी को जिस तरह से आखिरी 5 सेकंड में उनकी सूझबूझ काम आई, जो खपचड़े टेक्निक के साथ उन्होंने उनको नीचे गिराया था, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। मुझे लगता है कि अब स्वर्ण पदक की आप उम्मीद कीजिए, इतिहास रचने की उम्मीद कीजिए, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय पहलवान ओलंपिक एरेना से गोल्ड मेडल नहीं ला पाया है। एक मौके पर 2012 के लंदन ओलंपिक में उम्मीद जरूर जगी थी जो सुशील ने जगाई थी, लेकिन जापानी रेसलर उन पर भारी पड़ा था उस मौके पर और भारत को सिल्वर मेडल मिला था। और इस बार पहली बार भारतीय महिला होने का उन्हें गौरव हासिल हुआ विनेश को, जो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और मुझे लगता है सारा, जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार भी जिस तरह से उन्होंने सारा को एक बार हराया है, उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर उनको होगा। मनोवैज्ञानिक लाभ होगा, वो बात अच्छी है। और वो बात जब रेसलिंग, जब ये स्पर्धा चल रही होगी तब वाकई दिखाई भी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये समझाइए कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले केवल उम्मीद करना काफ़ी नहीं होता। हमें उम्मीद थी कि जर्मनी के साथ भारत बेहतरीन खेल दिखाएगी और निकल जाएगी, हो भी वही रहा था। लेकिन वो कहते हैं आखिरी वक्त में एक राइडर लगा जर्मनी का और बाजी पलट गई। सारा का अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जो वो लगातार अपना एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कुश्ती में प्रदर्शन करती आई हैं? क्या 5-0 से जैसे विनेश ने हराया, सारा भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस देती हुई आई हैं? हाँ, देखिए जी, सारा ने जो अपने प्रतिद्वंदियों को वाकई वन साइडेड हराया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक की ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। टोक्यो में विनेश को कोई मेडल हासिल नहीं हुआ था, तो आप इनकी चुनौती को हल्का तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। आप कॉन्टिनेंटल में गेम्स में अगर ये चैंपियन रही है भारत के खिलाड़ी विनेश फोगाट, तो वहीं अगर आप उनको देखेंगे तो वो जो सारा है वो 7 बार की कॉन्टिनेंटल चैंपियन, यानी पैन अमेरिकन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और पैन अमेरिकन गेम्स की भी स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो मुकाबला बहुत कांटे का है। देखिए, एक हार से सुसाकी भी कोई उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो हो सकता है अगले बार आएँ और विनेश को कड़ी टक्कर दें अगले किसी प्रतियोगिता में। तो एक आध मुकाबले से आप ये राय नहीं बना सकते कि ये खिलाड़ी उससे ज़्यादा अच्छा है या ये खिलाड़ी उससे कम अच्छा है। तो मैं कहूँगा मुकाबला बराबरी का है। जो उन 6 सेकंड होते हैं जब आपके पास, तो बस वो कहते हैं ना, एक डायलॉग भी है कि अगर ये वो 6 मिनट हैं आपके पास जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। आपको याद होगा चक दे इंडिया का ये डायलॉग बहुत चर्चित हुआ था, वो हॉकी के कॉन्टेक्स्ट में था जब 70 मिनट की बात हुई थी। यहाँ मैं यही कहूँगा कि ये वो 6 मिनट हैं जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। और यहाँ पर आपको वो टेक्निक्स लगानी है अपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि अपोनेंट्स के पास उसका कोई काउंटर ना हो। मनोज जी, हमने 2 ऐसे खेलों की बात कर ली जिसमें रोमांच रहा और परिणाम सामने हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कल और आगे आने वाली स्पर्धाओं की। भारत स्वर्णिम चमक पर कहां-कहां जा सकता है और कहां-कहां जा रहा है, अगर विनेश फोगाट को अभी अलग रखा जाए तो? देखिए, अभी अमन सहरावत जो कि एशियन चैंपियन है उनको उतरना है।
आज अंतिम पंघाल उतर रही हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी बार वो इकलौती भारतीय महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब ये विनेश के ही वजन में थी, विनेश अपना वजन कम करके 50 में आई थी, ये 53 किलोग्राम में है। तो अंतिम पंघाल से आप उम्मीद कीजिए। और उसके बाद जो अन्य रेसलर अंशु मलिक जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनसे आप उम्मीद कीजिए 57 किलो। वैसे भी 57-58 किलो वेट जो होता है भारत के लिए बहुत लकी वेट रहा है, क्योंकि साक्षी मलिक का वेट भी का जो मेडल आया था रियो में वो 58 केजी में आया था, लेकिन अब 58 केजी महिलाओं में नहीं होता, अब 57 केजी कर दिया गया है जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार। तो अब 57 किलो में आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। या और तो और जो मीराबाई चानू जो 140 या 100 जितनी भी भारत की आबादी है, 135-140 करोड़ आबादी की उम्मीदों का उनको वजन उठाना है आज वेट लिफ्टिंग में। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। पिछली बार टोक्यो में उनका सिल्वर मेडल आया था और इस बार हालांकि कुछ एक इंजरीज से वो पीछे परेशान रही, जिसकी वजह से उनकी वैसी मुकम्मल तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस में वेट उठाया है वो उससे मैं समझता हूं कि वहां कोई ना कोई मेडल भारत को जरूर मिलेगा। और क्योंकि चीन की खिलाड़ी जो हैं उनसे स्नैच स्पर्धा में बहुत आगे हैं। स्नैच और क्लीन एंड जर्क जो दो इवेंट्स होती हैं उनका संगम होता है वेट लिफ्टिंग। सर बहुत संक्षेप में एक चीज के बारे में बता दीजिए, संक्षेप में समय अब थोड़ा कम है। 140 करोड़ आपने कहा देशवासी हैं। मेरे दिमाग में कई बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर हर देशवासी के नाम से 100 रुपए ही सरकार खिलाड़ियों के विकास और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खर्चा कर दे तो ये 14,000 करोड़ की राशि होती है जो कि खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए लगेगी, क्योंकि खिलाड़ी पूरे देश का बोझ उठा रहे हैं। अभी वर्तमान हम कितना खिलाड़ियों पर खर्चा करते हैं? देखिए, अभी तक 450 करोड़ के आसपास जो है ओलंपिक दल पर खर्चा किया गया है। जो आपकी जो जीडीपी है उसका 0.001% है। अगर आप अन्य मुल्कों को देखते हैं, पश्चिमी देशों को देखते हैं, ब्रिटेन को देखते हैं या अमेरिका को देखते हैं, तो वो 6% तक है जीडीपी का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परसेंटेज है, अमाउंट कितना है वो आप अपने जीडीपी के हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन ये अमाउंट आज भी जो कितने विकसित देश हैं उनकी तुलना में नगण्य है, बिल्कुल कम है। लेकिन इंप्रूवमेंट भारत का बहुत हुआ। खेलो इंडिया हो या अन्य आयोजन हो, उससे खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार हुआ। और जिस तरह से नेशनल गेम्स के समय आपने हैदराबाद में देखा, रांची में देखा, जो अन्य जहां जो भी इसके वेन्यूज होते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लगा, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है भारतीय खेलों के लिए। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय जो है उसमें और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और अब स्पोर्ट्स साइंस की तरफ ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। स्पोर्ट्स साइंस में कभी नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स साइंस पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने वहां कैंप में पहुंचकर यहां तक कह दिया था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले ही अपना देसी अंदाज में उन्होंने कहा मैं अकेले ही करने में सक्षम हूं। लेकिन आज वो मानते हैं कि मेरी जो तैयारियां हैं उसमें जर्मन कोच का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे फिजियो का बहुत बड़ा हाथ है, इनके बिना मैं यहां तक पहुंचने की कल्पना ही नहीं कर सकता। और आज हम से कह सकते हैं कि वो भारत के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं। जी, मुझे यकीन है कि हम और आप एक बार फिर से दर्शकों के सामने आएंगे और उम्मीद है कि 2 या 3 गोल्ड मेडल्स के ऊपर हम कम से कम चर्चा जरूर कर रहे होंगे। मनोज जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप इस जानकारी के